कि विधानसभाओं में, संसद में या निगम के अंदर या पंचायत में, चूंकि महिलाओं की सीटें जिला पंचायत और पंचायत के अंदर और निगम के अंदर तो रिजर्व हैं, विधानसभाओं में और संसद में रिजर्व नहीं है। लेकिन जहां पर रिजर्व है वहां भी हालात ये है कि महिला ग्राम प्रधान होगी, लेकिन उसका सारा काम जो प्रधान को करना चाहिए वो, मेरा अनुभव है कि उनके पति या मेल मेंबर्स, पति या पुत्र या मेल मेंबर्स उसका सारा काम देखते हैं। अपवाद हो सकता है कहीं, और निगम में भी हम देखते हैं, और विधानसभा में मेरी बहुत साथी महिलाएं हमारी विधायक हैं, लेकिन मैंने बड़े नज़दीक से उनको और उनके परिवार को भी देखा है। अगर उनका बस चले, अगर इस तरह की आज़ादी हो पुरुष को, तो वो विधानसभा और संसद के अंदर भी पत्नी की वजह वही चले जाए। ये कड़वा सच है। बेशक वहां मजबूरी नहीं जा पाती, लेकिन बाहर उनका सारा काम उनके पति, उनके देवर जेठ और उनके पुत्र ज़्यादातर वही देखते हैं। हो सकता है मेरी बात किसी को चुभे, जो मेरी साथी कुलीग हैं वो, उनको भी शायद बुरा लग जाए, लेकिन सच तो सच रहेगा, वो बोलना भी पड़ेगा। पहली बात तो ये सोचना गलत है कि महिलाएं काबिल नहीं होती। महिलाओं में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, और भारत में आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। एक तो इस सच को स्वीकार करना चाहिए। आप याद कीजिए, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1951 में हिंदू कोड बिल लेकर आए, पूरा का पूरा सदन, संसद के सभी सदस्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ हो गए, और हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं के हक अधिकार की बात थी वो बिल गिर गया। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ने रिजाइन किया कि अगर मैं अपने देश की महिलाओं को उनका हक अधिकार ना दिलवा सका तो फिर मुझे कानून मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। दुख तब होता है जब उस लड़ाई को में जो भागीदारी बननी चाहिए महिलाओं की, जब वो नहीं बनती है। कोई किसी से पूछे आपकी पत्नी क्या करती है, अगर वो नौकरी में है तो वो बताएंगे कि भी वो जज है, वकील है, या कलेक्टर है, या कुछ है। और अगर वो घर पे है, नौकरी में नहीं है, कहते हैं कुछ नहीं करती, वो हाउस वाइफ है। ये बेहद शर्मनाक स्टेटमेंट है कि वो कुछ नहीं करती। सच्चाई है कि पूरे घर को अगर कोई संभालता है तो अपने घर में खुद जाके देख लेना अच्छे से। कई बार पति को पता भी नहीं होता बच्चे होमवर्क कर रहे नहीं कर रहे, बच्चों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, तुम्हारे कपड़े कौन तैयार करके दे रहा है। हालांकि ये सिस्टम उतना उचित नहीं है कि महिला सारा काम करे, लेकिन व्यवहार में, आचरण में यही है। इस सच को झुठलाना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर काबिलियत की बात करें, अगर लीडरशिप की बात करें, अगर क्वालिटी की बात करें, तो चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे बहन मायावती रही हों, चाहे ममता जी रही हों, चाहे जयललिता जी रही हों, उन लोगों ने अपनी काबिलियत को और अपने नेतृत्व को का डंका भजवाया है। जो हमारी लेखिकाएं हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अलग अलग फील्ड में, वहां महिलाओं ने अपनी काबिलियत को साबित किया है। अनफॉर्चुनेटली महिलाओं की स्थिति भारत में जिस तरह अछूतों की स्थिति रही है, दलितों की, पिछड़ों की जो स्थिति रही है, आदिवासियों की जो स्थिति रही है, वही स्थिति भारत में महिलाओं की आज तक बनी हुई है। और मेरा ये मानना, पुरुष तो जिम्मेदार है, लेकिन इसमें महिलाएं भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। अगर अपनी लड़कियों को वो अपने लड़कों के बराबर खाने पीने में और व्यवहार में, आचरण में, ओढ़ने पहनने में, घर से निकलने में प्रतिबंध अगर कोई लगाता है तो महिला ही लगाती है। मैं राजनीति में आने से पहले 22 साल मैंने वकालत की है।
और अपने वकालत के अनुभव से आपको बताता हूँ, चूंकि जब पिटिशंस पढ़ते थे, एलिगेशंस पढ़ते थे, ये एलिगेशन रेयर मिलता था कि ससुर ने दहेज मांगा या ससुर ने गाली दी या बदतमीजी की। 90% केसेस में एलिगेशंस सास के ऊपर होते हैं। उत्पीड़न 90% केस में सास करती है। तो मेरा मतलब कहने का मतलब यह है कि व्यवस्था ऐसी क्यों है, क्यों बनी, उसके कारण को भी समझना जरूरी है। अगर हम कारण को नहीं समझेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, उसको नहीं जानेंगे, तो निराकरण शायद संभव नहीं होगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मनुस्मृति को पढ़ना जरूरी है। वो मनुस्मृति जो महिला को, पत्नी को पति की संपत्ति बताती हो, जो महिला को किसी भी प्रकार का अधिकार देने से वंचित करती हो, जो महिला को मानवता का अधिकार देने को भी तैयार ना हो। यानी जैसे आज भारत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से चल रहा है, तो पहले इस संविधान से पहले तो भारत मनुस्मृति से चलता था, और मनुस्मृति में महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं है। पुरुष के बराबर तो छोड़िए, उसको तो इंसानियत का भी अधिकार नहीं है। और उसी व्यवस्था को, जो व्यवस्था किसी को जन्म से नीच, किसी को जन्म से ऊंच बनाती हो, जो व्यवस्था महिलाओं को संपत्ति और प्रॉपर्टी की तरह देखती हो, और अगर महिलाएं भी उस व्यवस्था को ही पाल पोस रही हो, तो समाधान कैसे होगा? मुझे लगता है कि हमें सबको मिलके इस पे काम करने की जरूरत है। महिला भी अपने नेतृत्व को मजबूत करे। अगर महिला पंच है तो, अगर वो प्रधान है तो है, अगर वो सांसद है तो है, विधायक है तो है, उसको बिल्कुल अपने अधिकार को अपने पास रखना चाहिए, अपने बच्चों को पति को नहीं देना चाहिए। लेकिन आचरण में जो चल रहा है, इसमें मुझे लगता है कि जो पुरुष का पुरुषार्थ है वो सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। मेल डोमिनेटेड जो एक व्यवहार और आचरण में उतर आया है, उसको बदलने की जरूरत है, और वो उसमें महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। पुरुषों को तो करना ही पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा। महिलाओं को अपनी लड़कियों में उनको ये सिखाना ही नहीं चाहिए कि तुम कमजोर हो। जब माँ लड़की को कहती है तुम कमजोर हो, या तुम घर से बाहर ऐसे टाइम पे मत निकलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, तो वहीं उसी क्षण हम महिला ही कमतर आंक देती है। और ये तो एक नेगेटिव पक्ष है, लेकिन एक पॉजिटिव पक्ष भी है। केवल नेगेटिव पे चर्चा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। पॉजिटिव पक्ष ये है कि महिलाओं ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी काबिलियत और अपना नेतृत्व साबित किया है। महिला के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, जीवन नहीं चल सकता। महिला जितना दर्द बर्दाश्त कर सकती है, महिला जितनी शक्तिशाली है, जो सहन शक्ति महिला के अंदर वो पुरुष में नहीं है। और महिलाओं को जब जब मौका मिला, पूरे इतिहास में हम देखते हैं, महिलाओं ने अपने काबिलियत को, अपने नेतृत्व की क्षमता को, अपने समर्पण को और अपनी शक्ति को, हर चीज को साबित किया है। हमें जो माइंडसेट हमने बना लिया, इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। जो अभी ये पत्रिका जो आपने निकाली है, इसमें समता, आजादी और अधिकार, इन 3 शब्दों पर केंद्रित ये पत्रिका है। लेकिन आज देश में कहीं समता नजर आती है क्या? आजादी कहीं नजर आती है? अधिकार कहां है? जो भारत का संविधान ये सारे अधिकार देने की बात करता है, जिसकी शपथ लेकर हम एमएलए, एमपी बनते, मंत्री बनते, राष्ट्रपति बनते, जज बनते हैं, उसी शपथ को हम शपथ लेने के बाद तोड़ देते हैं। जो फंडामेंटल राइट
चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो या दूसरे बाकी अधिकार हो, मैं मानता हूं उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आज जिस तरह चुन चुन के बोलने की आज़ादी लोगों की ख़त्म की जा रही है, उन पे झूठे मुकदमे बनाकर उनको जेल में डाला जा रहा है। जो पत्रकार बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता है, उसको गुणगान होता है, उसको सारे सरकारों के पूरे विज्ञापन मिल रहे हैं, वो पत्र पत्रिकाएं, वो न्यूज़ चैनल पनप रहे हैं, खूब अमीर हो रहे हैं। और जो सच की बात करे उसके छापे लग रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उन पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। तो स्वतंत्रता बची कहाँ है? समता का व्यवहार है नहीं, अधिकार किताबों में रह गया है। जो लोग जिस संविधान की शपथ लेते हैं, आर्टिकल 51 पढ़ लीजिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात भी करता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट तो आज बिल्कुल भी नहीं है। जो बात अब से करीब 800-900 साल पहले संत कबीर ने बोल दी, आज आप बोल दो। जस्टिस कुलदीप पाटिल जी सही कह रहे थे, तो जेल में जाने का डर लगा रहता है लोगों को। लेकिन मैं पाटिल साहब की इस बात से सहमत हूं, हमें अब जेल में जाने के डर से बाहर निकलना होगा। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस बात से डरते कि जेल में डाल दिए जाएंगे, तो क्या भारत आजाद होता? कुछ लोगों को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मैं इस बात को मानता हूं कि हमें स्वयं को अपने को तैयार करना चाहिए कि हम कुर्बानी, बड़े से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। केंद्र की सरकार या कोई भी ऐसी एजेंसी जांच कर ले, मुकदमा बना दे, जेल में डाल दे, जो मर्जी कर दे, लेकिन हम बोलना बंद नहीं करेंगे। बिना बोले काम चलेगा नहीं, वरना सब खत्म तो ऑलमोस्ट हो गया है। जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दे कर गए, सुनिश्चित करके गए, 70% तो जा चुके हैं, हमारी आंखों के सामने चले गए। हम लोगों ने जितना विरोध मजबूती से करना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन आज भी अगर हम इस लड़ाई को सही दिशा में एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ें तो शायद कुछ बच जाए, वरना तो डेमोक्रेसी ही खतरे में है। और जब डेमोक्रेसी खतरे में हो, जब बाबा साहेब का संविधान खतरे में हो, और मनुस्मृति का गुणगान हो, और मनुस्मृति के रचनाकार की मनु की मूर्ति जब कोर्ट के अंदर लगी हो, हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर न्याय की बात सोचना। और जुडिशियल ऑफिसर्स जब जुडिशियस डिसीजन देना बंद कर दे, जब माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के अंदर न्याय नजर ना आए, तो क्या हम इस बात से डरें कि हम अगर गलत बात की आलोचना करेंगे, सच बोलेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी? तो क्या हम बोलना बंद कर दें? मुझे लगता है कि बोलने का समय है। सच के लिए बोलना चाहिए, देश को बचाने के लिए बोलना चाहिए, मानव अधिकार बचाने के लिए बोलना चाहिए। और हम सबको जो अधिकार हम अपने लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम दूसरे के भी तो अधिकार की इज्जत करें। जो पुरुष इज्जत चाहता हो वो महिला की भी तो इज्जत करे। जो पति पत्नी से इज्जत चाहता है और चाहता है वो मेरी भावनाओं की कदर करे, वो ये भी तो ध्यान रखे कि क्या मैं पत्नी की भावनाओं की कदर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये 22 वर्ष है। हमें सबको चाहिए कि हम अपना जो आचरण अपने साथ चाहते हैं, दूसरों का व्यवहार चाहते हैं, वही व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ करना होगा। तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के सभी अंधकारों को मिटा सकता है। जैसे बुद्ध ने कहा है कि मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता आप खुद हैं। तो हमारे जितने भी भिक्षु गण यहाँ बैठे हैं, वे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे अभी भंते जी ने एक एक बात, एक एक शब्द में जीवन का सार था, जिसको जानकर हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं और दुखों को दूर कर सकते हैं। बुद्ध धर्म की बात और बुद्ध धर्म का विचार यहाँ दीवारों तक सीमित ना रहे, इस विचार का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो जान गए हैं वो आगे लोगों को जगाने का काम करें। तभी बुद्ध धर्म को एक ऐसे विचारधारा में ऊपर उठाया जा सकता है जब एक हिंदुत्व का इतना बड़ा डंका बजा करके इंसानियत, मानवता, भाईचारा, एकता, हर चीज को खंड खंड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। खंड खंड करने वालों के पास मानते हैं संसाधन बहुत है और जोड़ने वालों के पास संसाधन सीमित है, लेकिन फिर भी हमारा हौसला
निकलें और जाकर के इस खूबसूरत विचारधारा को, इस जीवन को सुंदर बनाने वाली विचारधारा को लोगों तक बताएं। पिछले लगभग 11 से 12 वर्ष मुझे हो गए हैं गांव-गांव जाकर के मैं यही काम करती हूँ और मेरे काम करने का क्षेत्र सिर्फ गांव है। लगभग इतने सालों में मैंने 11,000 गांव में जाकर के बुद्ध धम्म और बाबा साहेब के मिशन की चर्चा की है। आज जिस तरह से लीडर हैं, जो नकारा है, जो समाज का नेतृत्व नहीं करते हैं, मैं उनके नाम लूंगी तो मेरी दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन अगर वास्तव में उन्होंने जिम्मेवारी निभाई होती तो हमारे भिक्षुओं के पास एक मजबूत संरक्षण होता। उनके पास बिना संरक्षण के भी वे काम करते हैं। तो मैं जितने भी लोग यहाँ से मेरी बात सुन रहे हैं, देश में जितने भी लीडर्स बात सुन रहे हैं, अगर आप बुद्ध धर्म को सामने से नहीं कर सकते, आपकी मजबूरियां हैं कि आप एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं बोल सकते क्योंकि आपको वोट चाहिए, तो कम से कम पीछे से आप हमारे भक्ति लोगों को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। पर अगर आपके अंदर चाह नहीं है, जैसे मान्यवर साहब ने कहा था कि मैं तो नकारा निकम्मे समाज को लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बड़ा महान काम नहीं कर रहा। तो जिस दिन ये लायक बन जाएगा उस दिन इसका सामना कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये विशालकाय समाज है, संख्या में बड़ा है, ब्रेन इसके पास है, शरीर इसके पास ज्यादा है, संख्या इसके पास ज्यादा है, इसके पास कमी क्या है? मान्यवर साहब कहते थे 1-1 रुपया भी जोड़े तो करोड़ों रुपया एक दिन में इकट्ठा होगा और यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी। तो ऐसे ही आप लोग बौद्ध मोनेस्ट्रियां बनाने पर काम करिए कि हमारे बच्चे बचपन से शिक्षा लें और वहाँ की प्रवृत्तियां लेकर के इस धर्म को आगे बढ़ाएं। मैं और एक चीज देखती हूँ, जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे भक्ति लोगों की संख्या अधिकांश बुजुर्ग है या वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि भक्ति लोग अपने जीवन की अंतिम सांस भी समाज को समर्पित करें, लेकिन आपके 4 बच्चों में एक भी बच्चा आप धर्म को समर्पित करना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि धर्म बहुत आगे बढ़ जाए। तो ये भी दोगलापन है, जैसे कि भगत सिंह बगल में पैदा हो मेरे घर ना हो। तो हम लोगों को धर्म आगे बढ़ाने के लिए त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानियां करनी पड़ेंगी और अपने बच्चों को धर्म की ओर मोटिवेट करना पड़ेगा, युवाओं को इधर आना पड़ेगा। तब नहीं, जब शरीर बुजुर्ग हो चुका है, जब हमारे बुजुर्ग बनते लोग चल नहीं सकते, उन्हें दवाइयों की जरूरत है, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप लोग उनकी सेहत का ध्यान रखिए और नए युवा इसके लिए तैयार करिए। बहुत सारी मोनेस्ट्रियां आज तैयार हो रही है, बाहर भी भेज सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, दिल्ली भारत की राजधानी है और इस दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग रहते हैं, लेकिन बुद्ध की विचारधारा हिंदू, मुस्लिम, सिख इस धरती पर प्रत्येक जीव के लिए जीवंत विचारधारा है, सभी के लिए लाभकारी विचारधारा है। जिसको भी लगता है कि ये विचारधारा उत्तम जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो इधर आ सकता है। आने का एक सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आप बंदे लोगों से धम्म की दीक्षा और धम्म का ज्ञान ले सकते हैं, उनका संगत कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दिल्ली के लोगों से यही बात कहना चाहूंगी कि आप लोग बुद्ध विहारों को सुरक्षा और संरक्षण दीजिए, हमारे बंदे लोगों को संरक्षण दीजिए। बंदों के लिए जो सेंटरों की जरूरत है उसके लिए पैसे इकट्ठे करिए, चाहे कैसे भी हो। मेरी जरूरत पड़ेगी, अगर 1 रुपए से जरूरत है तो मैं 10 रुपए पहले अपनी जेब से शुरुआत करूंगी। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमें धर्म का धारण करना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। आज नहीं तो कल, आप विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल इस दुनिया को बुद्ध की ओर लौटना ही पड़ेगा। जितनी देर करेंगे इतना नुकसान होगा और जितनी देर से जो व्यक्ति जाएगा वो अपना खोएगा, जो जितनी जल्दी जाएगा वो इतना पाएगा। इसलिए इस विचारधारा, आप सच को आगे पहुंचाइए, वो झूठ को डंके की चोट पर ले जा रहे हैं, खूब आत्मविश्वास के साथ लोगों को परोस रहे हैं और हम सच को भी ले जाते हुए डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। आप सच के साथ हैं, आप आगे बढ़िए। इस विचारधारा का वहां तक भी विस्तार होना चाहिए जिन गाँव देहातों में मैं रहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के लगभग हजारों गाँव घूमी और पूरे भारत में मैंने भ्रमण किया है। लगभग 27 राज्यों में मैं गई हूँ। मैंने देखा है कि कहीं कहीं तो बुद्ध के नाम से लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वहाँ बुद्ध धर्म के लिए हमारे बुद्ध प्रचारक जाएं और नए नए युवाओं को धर्म प्रशिक्षण दें। इसी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले बुद्ध धर्म के बहुत ही मजबूत स्तंभ दिल्ली में ज्योति थियोलॉजी, मैं उनका भी अभिवादन और शुक्रिया साधुवाद करूंगी कि वह इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने के लोगों को कम से कम एक बार जोड़ते तो हैं। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु।